स्टार्टअप करते हैं विद माइनर इनकम। ये घर के 4-5 रिश्ते ही तो सीखने हैं यार, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड हो गया एक। अब बात आती है बच्चों की, अब बात आती है किसकी? बच्चों की। रेफरेंस देंगे 64(1)(a), 64(1)(a, दैट इज इनकम ऑफ द माइनर। अगर आपको हल्का फुल्का याद है तो सेटअप में आया तो था यार कि बच्चे इनकम कमा रहे हैं, क्या होगा? एक छोटा सा डायग्राम बनता है, 10 मिनट का ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। क्या बोलते हैं ये माइनर इनकम? ठीक, ये बोलता है कि ये माइनर की जो इनकम है दैट इज ड्यू टू स्पेशल टैलेंट। दैट इज ड्यू टू स्पेशल टैलेंट। ठीक, यानी कोई स्किल्स आपके अंदर है, ठीक, कोई मैनुअल लेबर आप कर रहे हैं, दैट इज आल्सो टैलेंट। ऐसी कोई बात नहीं है कि यार मजदूरी कर रहा हूं तो टैलेंटेड नहीं हूं, ठीक, दैट इज आल्सो माई टैलेंट। स्किल्स, मैनुअल लेबर, मैंने जानबूझ के लिखा, सिंगिंग, एक्टिंग, रील्स की जो भी स्पेलिंग होती हो, ETC, ठीक, ड्यू टू स्पेशल टैलेंट। माइनर की इनकम के रूल क्या है? बस इतने ही रूल थे। जब भी माइनर की इनकम आए तो गो विद दिस रूल। पहला क्राइटेरिया, क्या बच्चे ने कमाए हैं अपनी किसी भी स्किल से, अपनी किसी भी स्किल से, तो फिर नॉट टू बी क्लब्ड। नॉट टू बी क्लब्ड यानी इनकम किसकी रहेगी? फिर वो बच्चे की ही रहने वाली है सर, ड्यू टू द स्पेशल टैलेंट। क्राइटेरिया लगा के देख लेंगे, पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। अदरवाइज, बस टैलेंट नहीं है तो सब अदरवाइज है। बच्चे के नाम से मैं बिजनेस कर रहा हूं, बच्चे के नाम से डीमेट अकाउंट है, ठीक है ना, बच्चों के नाम से लॉटरी की टिकट खरीदी। एज बिंग इंडियंस हमें लगता है हमसे खराब किस्मत किसी की नहीं है और हमसे बढ़िया किस्मत नहीं है, बच्चे की किस्मत सबसे बढ़िया है। ऐसा कुछ गलत हो गया, जाने दो। मतलब मैंने मेरे नाम से नहीं खरीदी, बच्चों के नाम से लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी की टिकट लग गई फॉर एग्जाम्पल, तो ये नहीं है कि वो बच्चे ने पैसा कमाया है। वैसे चलो कैजुअल फ्लैट टैक्सेबल होता है सबके लिए, कहने का भाव था ये। तो अदरवाइज आप पैसा कमाओगे तो दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी? चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U। 80C वाली सीरीज जो है ना डिडक्शंस की, कई बार नाम आता है 80C का, आज 80E का आया, एजुकेशन लोन। 80U, यूवर सेल्फ डिसेबल्ड, कि आप खुद ही डिसेबल्ड हो, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। तो अगर बच्चा डिसेबल्ड है किसी भी तरीके से और वो इनकम कमा रहा है तो नॉट टू बी क्लब्ड, नॉट टू बी क्लब्ड। तब भी इनकम क्लब करने का नहीं। और अदरवाइज के अंदर नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, ये नॉर्मल ये बच्चा है यही बोला। ये एक भाई पता क्या कह रहे हैं, बोला सर आपका नॉर्मल ऐसा है तो फिर डिसेबल्ड कैसा होगा? बोलूंगा नॉर्मल बालक है, नॉर्मल चाइल्ड ए तो इनकम टू बी क्लब्ड, इनकम टू बी क्लब्ड। नॉर्मल बच्चा ये मतलब वो डिलीवरी वाली बात नहीं है कि बच्चा कैसे हुआ था, सिजेरियन या नॉर्मल। डिसेबिलिटी की बात हो रही है केवल और केवल, कि कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो बच्चा नॉर्मल है, और बच्चा नॉर्मल है तो इनकम टू बी क्लब्ड। in the hands of the parents whose so ever, इसको इकट्ठा लिखना पाने, इनकम इज हायर। पॉइंट इज दैट बच्चा खुद कमा रहा है तो क्लब नहीं करने का, बच्चा डिसेबल्ड है तो क्लब नहीं करने का, और बच्चा नॉर्मल है, पैसे कमा रहा है, नॉर्मल तरीके से पैसे कमा रहा है, तो इनकम टू बी क्लब
किसके हाथ में? पेरेंट्स। कौन सा पेरेंट्स, मदर या फादर? whosoever इनकम इज हायर। यानी सरकार ने यहां पर थोड़ा सा लालच दिखाया सर, हायर इनकम वाले को क्लब करूंगा, शायद टैक्स क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो whosoever इनकम इज हायर। अब किसी ने कहा सर बड़ी नाइंसाफी है कि बच्चा अगर डिसेबल्ड है तो बच्चे की इनकम मान रहे हो, और बच्चा अगर नॉर्मल है तो फिर इनकम किसकी मान रहे हो? पेरेंट्स की मान रहे हो। फिर इनकम किसकी मान रहे हो? पेरेंट्स की। यानी यहां पर ये रिलैक्सेशन दी गई है भाई। अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है तो इनकम किसकी मान लेते हैं? बच्चे की ही मान लेते हैं। और वो तो मैं चाहता हूं ना कि कोई भी इनकम जो आ रही है अदरवाइज में, बच्चा डिसेबल्ड है उसके नाम पे एफडी करवा दी तो फिर बच्चे की ही इनकम मानी जाएगी, जिसमें मेरा क्या होने वाला है? फिर फायदा ही होने वाला है सर, सीधी सी बात है। तो आप इस बात में समझे सर, इस चैप्टर में मैं ये चाहता हूं कि क्लबिंग ना हो, क्लबिंग ना हो। तो यहां क्लबिंग नहीं हुई, ठीक है, यहां नहीं हुई तो भी ठीक है। यहां क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चा डिसेबल्ड है। और यहां क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चा कमा रहा है। अब तीसरा केस बच गया, नॉर्मल बच्चा, पैसे आप कमा रहे हो, नाम उसका ले रहे हो, तो इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स whosoever इनकम इज हायर सर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, इसके रिगार्डिंग डाले कुछ स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स बड़ा कैलकुलेटिव ट्रिकी पॉइंट्स है, जनरली मिलेगा नहीं हर कहीं पर। ईयर वन, ईयर वन एमएफ, मदर की इनकम 12 लाख, फादर की इनकम 13 लाख। बच्चे जो माइनर है उसकी एफडी का इंटरेस्ट कितना? 2 लाख। चलो, ये 2 लाख विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मदर और फादर whosoever income is higher, that is a father. नोट नंबर 1 लिखेंगे सर। पर चाइल्ड 1500 रुपए पर एनम, या 1500 रुपए ही लिख लो, पर एनम की भी जरूरत नहीं है। पर चाइल्ड 1500 रुपए विल बी एग्जम्प्टेड। जब ये इनकम आप क्लब करने जाओगे ना पेरेंट्स के हाथ में, या आई मिंटू से फादर के हाथ में, तो 1500 रुपए पर चाइल्ड इनकम विल बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1032। शायद आपको याद आए तो 1032 लग जाएगा, 1032 बोल देगा। 1500 रुपए पर बालक मैंने क्या कर देने हैं? माफ कर देने हैं। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, इन ओल्ड रिजीम ओनली। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट 1032 ओनली, ये केवल और केवल कहां लगता है? 1032 ओल्ड रिजीम में लगता है। इफ एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर न्यू रिजीम, 1500 रुपए भी एग्जाम्प्ट नहीं करूंगा, सीधे 2 लाख के 2 लाख। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को ओल्ड रिजीम में करूं तो क्या होगा? इस 13 लाख में 1,98,500 विल बी एड। अगर मैं इस क्वेश्चन को ओल्ड रिजीम में करूं कि मदर ने कमाए 12, फादर ने कमाए 13, बच्चे जो माइनर हैं, नॉर्मल है, एफडी इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख, तो विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ फादर 1,98,500। क्लियर? सेकंड, बच्चा वही है, मदर फादर वही है, एफडी वही है, अगले साल भी बच्चे का इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख। लेकिन इस बार मदर की इनकम 16 लाख, फादर की इनकम 15 लाख। इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द मदर। डिपार्टमेंट अगर ऐसा करेगा तो फिर उसके ऊपर आरोप लगने स्टार्ट हो जाएंगे कि लालची लोग हैं। ठीक है, इसीलिए लिखें, वंस द हैंड ऑफ क्लबिंग इज चूज्ड। लाइन अच्छी लगे तो तालियां बजाने का, सुन तो लो लाइन में, लाइन तो सुन लेते बोलो। तो वंस द हैंड ऑफ क्लबिंग इज चूज्ड, क्लबिंग, हाँ क्लबिंग मतलब ऐसा माना जाता है कि क्लबिंग किसकी हैंड में हो रही है, क्लबिंग किसके हैंड में हो रही है। हाँ चलो जी, मतलब ना डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता यार कि पहले साल 12 और 13 बोला ना बच्चे को प्यार बापू ज्यादा करता है, और अगले साल बोला कहा बापू प्यार कर ही नहीं सकता भाई। ठीक है ना, बच्चे की असली देखभाल कौन करती है? मदर। तो आप ऐसा कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकते हो। आपने पहली बार जो चूज कर लिया, पहली बार जो हैंड आपने चूज कर लिया, वंस द हैंड ऑफ क्लबिंग इज चूज्ड, then note to be changed every year, then note to be changed। जब तक मम्मी पापा ना बदल जाए, बदल जाते हैं वो भी क्या?
वापिस बोलो। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं ना, जब तक पेयर यही रहेगा जब तक तो चलेगा ही। अब मान लो 8 साल चलाते हैं चलो इनकी मैरिज, 8 साल तक इनकम विल बी क्लब्ड हमेशा 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 फादर के हैंड में, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने क्या चूज किया था, फर्स्ट ईयर में डिपार्टमेंट की मर्जी थी, बोलो मदर के हाथ में क्लब या फादर के हाथ में क्लब, तो उनकी मर्जी थी, उनकी मर्जी क्या थी, विच एवर इज हायर। लेकिन अब अगले साल आप ये कहोगे ना नहीं यार इस बार मदर के हाथ में क्लब करते हैं, फिर वो थोड़ी सी ज्यादा अनएथिकल सी बात लगनी स्टार्ट हो जाएगी यार, कि एक टैक्स के लिए आप अपना दीन ईमान बदल नहीं सकते हो। हाँ, अब 8 साल तक अगर ये मैरिज चलती है तो 8 साल तक क्या रहेंगे फिर फादर, 9th ईयर में डाइवोर्स, बच्चा चला गया मदर के पास, तो फिर ऑब्वियस सी बात है 9वें ईयर ऑनवर्ड्स क्लबिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ द मदर। तो वंस द हैंड ऑफ क्लबिंग इज चूज्ड देन नॉट टू बी चेंज्ड, एवरी ईयर लिख दूं या मैं कॉमन सेंस में बात करूं तो, जिसके पास वहां वो मैं सारे पॉइंट्स लिखवाता हूं सर। हाँ डाइवोर्स के बाद जिसके पास कस्टडी होगी, दोनों में से किसी के पास ही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है तो फिर गार्जियन बोल देंगे अपा उसको, वो सारी चीजें मैं अभी कवर करने वाला हूं। हाँ हर्ष, हाँ हाँ हाँ, तो वही तो पॉइंट था ना, पॉइंट इस पॉइंट का मतलब यही है, जो आपने पहले साल फादर को चूज कर लिया, यानी पहले साल का क्राइटेरिया क्या है, हायर इनकम, और सेकंड ईयर क्राइटेरिया क्या है, पहले साल वाला बंदा, तभी तो बात बनेगी ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आपको लालच है, अदरवाइज पहले साल तो रूल हो जाते हैं और दूसरे साल बदलोगे तो फिर लालच हो जाएगा, कि ये रूल थोड़ी ना, ये तो लालच है कि तुम बच्चे की इनकम किस में जोड़ते हो, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि अब इस साल फादर की इनकम में 0 कर देता हूं, 0 भी नहीं इनफैक्ट -8 लाख, -8 लाख, तो भी ये 2,15,000 कटने के बाद किसके हाथ में क्लब होंगे, फादर के हाथ में ही क्लब होंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। मैं सारे केसेस कवर करता हूं, अभी रुके 1 मिनट बस। एक काम करते हैं, मैं पहले मेरे 3-4 पॉइंट्स जो है वो बता दूं, उसके बाद आप पूछना, फिर उसके बाद कोई केस बचे तो। पॉइंट नंबर 3, चाइल्ड इंक्लूड्स स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड, जो भी इनके मतलब हैं जाने, स्टेप चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड। पॉइंट नंबर 4, रुक जाए, मैं एक बार 2-3 पॉइंट लिखवा दूं, सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से कवर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, और नहीं भी आएगा तो कौन सा उसको नहीं पता कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया था। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट्स, यानी मदर या फादर में से एक ही अलाइव है, तो फिर क्लबिंग किसके हाथ में होगी, या सिंगल पेरेंट्स हु इज अलाइव, ऐसा लिख दूं। ये नोट्स मेरे को हेल्प करने के लिए होते हैं भाई, ऐसी बात मैं भाई भावना समझ जाऊं बस कि क्या मतलब है इस बात का। मदर फादर में से एक ही जन है तो फिर इनकम उसी के हाथ में क्लब होगी, फिर चूजिंग वाला मैटर अराइज ही नहीं होगा। मैं यहां पर अगर डाइवोर्स वर्ड करके लिख दूं तो फिर मैं कस्टडी लिख सकता हूं। अगर डाइवोर्स हो रखा है तो बच्चा किसकी कस्टडी के पास, किसकी कस्टडी में है, फिर क्लबिंग उसके हाथ में होगी। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या हो, 6 महीने इधर और 6 महीने उधर, ऐसे एक्चुअली कोई केस लो आया नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कॉमन सेंस से क्या होना चाहिए, वो वेरीफाइएबल होगा या नहीं होगा, वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, इट कैन नॉट बी सेट ऑन श्योरली बेसिस। तो आप एक बार सोच लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 था ना, इन केस चाइल्ड गेट मेजोरिटी ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर वो मेजर ही हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर वो मेजर अगर हो जाए। ये सारे केसेस जो अपने जनरली लिखे हैं एग्जाम में हिट नहीं करेंगे, हिट करेगा तो ये वाला कर सकता है अगर मुझे कभी बहुत ज्यादा ट्रिकी बनाना हो। और ऐसे ऐसे पॉइंट जब आते हैं ना, अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कॉमन सेंस लगाएगा। शायद आपने भी बोला था यहां पर, यही बोला था ना आपने कि 12-13 में पहले फादर और फिर उसके बाद मदर,
तो वो कॉमन सेंस से फिर आंसर जाते हैं, वो कई बार गलत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर, इन केस चाइल्ड गेट मेजोरिटी ड्यूरिंग द ईयर, क्या किया जाए? बोलो। प्रेफर प्रपोर्शनेट। 1 जनवरी को बर्थडे आए हैं तो 9 महीने तक वो माइनर था, 3 महीने तक वो क्या था? मेजर। तो आप सिंपल सा लिख दे प्रपोर्शनेट, सिंपल सा लिख दें क्या? प्रपोर्शनेट। चाइल्ड कैसा भी हो, स्टेप हो, एडॉप्टेड हो, ठीक है। डाइवोर्स हो गया तो जिसके कस्टडी में बच्चा होगा उसको टैक्स दे देगा, सिंगल पेरेंट्स में जो जिंदा है वो टैक्स दे देगा, समथिंग लाइक दिस। एक स्पेशल पॉइंट्स जनरली वैसे ही लिखने का है तो देख लेना, बाद की बात है। कई बार एग्जाम में ना फेवरेट पॉइंट एग्जामिनर का, मैंने आपको शायद बोला भी था, बच्चे ने भजन गाया 20 लाख कमाया, क्लब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बच्चे ने भजन गाया 20 लाख कमाया, क्लब नहीं होगा, क्योंकि जब भी माइनर की इनकम आए एक ही रूल लगाओ, टैलेंट है या नहीं है। साल के पहले ही दिन इस 20 लाख की क्या करवा दी? एफडी। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख का इंटरेस्ट कमाया, क्लब होगा कि नहीं होगा? होगा। वो जानबूझ के इनसाइड स्टोरीज देता है ताकि आपको लगे नहीं यार ये पैसा तो बच्चे का ही था, ये पैसा तो बच्चे का ही था, तो बच्चे के ही इनकम है। नहीं, हमें वो चीज नहीं देखनी है, हमें जस्ट अपना फोकस रखना है किसके ऊपर? इस इनकम के ऊपर। क्या एफडी का इंटरेस्ट कमाने के लिए टैलेंट चाहिए था? नहीं। हाँ, वो 20 लाख कमाने के लिए टैलेंट चाहिए था, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? नोट। और इसका आंसर क्या करेंगे हम? यस, कि ये क्लब होगा 2 लाख आफ्टर डिडक्शन ऑफ रुपीज 1500, और ये ऊपर वाला 20 लाख क्लब नहीं होगा। तो वो यहां पर हमें उलझाने की ट्राई करते हैं ताकि आपके मन में आए यार कि इसको भी क्लब नहीं करते हैं, तो ये अपने को क्लब करना है। लास्ट एग्जांपल मेरा इसका है बिल्कुल। राम के 3 बालक हैं, 9 साल, 12 साल, 12.5 साल। राम के 3 बालक है, मतलब तीनों के तीनों क्या है भाई? माइनर। $20 लाख पे माइनर टैक्स पे करेगा क्या? हाँ, यस। 16.5। हाँ बिल्कुल भाई उदिता, हाँ होगा बिल्कुल। सब पेन नंबर होते हैं, उनकी रिटर्न भरेंगे, सारे काम करेंगे, रिटर्न फाइलिंग में सीखेंगे भी। सी एंटर का सिलेबस ना आपका ऐसा ही है, सम अप करने के लिए वो आपको सिखाता है कि रिटर्न कैसे भरोगे। लास्ट पॉइंट था मेरा बेटा इस टॉपिक का। 3 बालक है, 9 साल का, 12 साल का, 16.5 साल का। दो बैंक में एफडी करवा रखी है, FD1 FD2। इंटरेस्ट आया 1 2 3 4 5 6। तो तीनों के 3 बालकों की इनकम क्या होगी? क्लब। तीनों माइनर है, एक बात, तीनों का एफडी इंटरेस्ट है, दूसरी बात क्लब होगी। और क्लब होगी तो कितनी? 2 और 1 3 की जगह कितनी? 298,500। 2 और 1 3 माइनस 1500, 298,500। 4 और 3 7, 698,500। 6 और 5 11, 10,98,500 will be clubbed in the hands of the parents whosoever income is हायर। वेरी वेरी इजी। ये वाला पॉइंट आपको सिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख में से भी 1500 उड़ा दिए और फिर 2 में से भी 15 उड़ा दिए। 1500 रुपए एक बालक के एक ही बार उड़ेंगे, और वो भी ओल्ड रिजीम में। वो भी कौन से रिजीम में? केवल ओल्ड रिजीम में। क्लियर मैसेज यहां तक का? चुप। माइनर, माइनर का पॉइंट इतना ही था, और माइनर क्वेश्चन में आएगा मतलब आएगा, क्योंकि क्लबिंग के 4 तो पॉइंट है, उसमें से माइनर उसको पूछना ही पड़ेगा यार, पक्की पक्की बात है सर। करें मूव ऑन? चलो जी। 64 1 6, 64 1 6। अरे भाई 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 भाई, फिल मिल दिल, फिल मिल दिल, फुल फॉर्म इसकी तो बता ही सकते हो लोग। हाँ सही, पहली बार तुमने कोई फुल फॉर्म प्रेडिक्ट किया। देखो इसको बोलते हैं बिन बात की खुशी मिलना। मुझे लग रहा है अपने के यही यही काम आते हैं बस अपने को। ना ना, फिल मिल दिल, फादर इन लॉ मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ लिखे, एसेट ट्रांसफर्ड बाय
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ। ऐसे ट्रांसफर्ड बाय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दोनों में से कोई भी एक, टू डॉटर इन लॉ। जनरली कल एक बात हुई थी यार कि जितने रिश्ते सिखाई जाए केवल उतने ही सीखने का। ठीक है, अब सात्विक जैसे सोचते हैं कि सर ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये इसके फादर मदर है, ये इसके फादर मदर है। ठीक है ना। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि ये वाला फादर, ये वाली मदर, अगर ये दोनों मिलके या इंडिविजुअल कैसे भी अपने बेटे की वाइफ को यानी बहू को, सास ससुर टू बहू, एसेट्स गिफ्ट कर रहे हैं तो ये प्रोविजंस लगेंगे, लेकिन अपोजिट वाइस वर्सा। ठीक है ना। अगर लड़की के माँ बापू अपने दामाद को, दामाद ही बोलेंगे क्या, हाँ, उसको अगर एसेट्स गिफ्ट कर रहे हैं तो क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अट्रैक्टेड हियर सर। कल पॉइंट था इंडिविजुअल टू स्पाउस, हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड, दोनों कवर हो गए। आज बड़ा स्पेसिफिक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ। यानी ये वाला पॉइंट क्यों कवर नहीं किया? सिंपल सा लॉजिक इन्होंने दिया कि जैसे ही मैरिज हुई वो सामने वाली लड़की एंटर इनटू द हाउस और वो इसी घर की हो जाती है, वो इसी घर की हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये कभी भी उनका नहीं हुआ भाई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, टैक्स वाले बोल रहे हैं, मैं तो खैर हूं मतलब। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ। अब सात्विक जैसे थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाते हैं, पर सर चलो घर जमाई हो तो ये घर जमाई हो तो बहू ने एंटर नहीं किया, दामाद ने एंटर किया है और निकलेगा भी नहीं, ऐसा एंटर किया, कुछ भी हो जाए चाहे, तो भी क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई हियर सर। एग्जामिनर क्या करते हैं छोटे चैप्टर्स में, उसके पास कुछ ट्रिकी नहीं होता है तो वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाता है ताकि आपके मन में आना स्टार्ट हो जाए यार। नहीं, जब सास ससुर बहू को दे सकते हैं तो सास ससुर अपने दामाद को भी दे सकते हैं। तो आंसर इज नो। तो सिंपल सा ही टॉपिक था, क्या ओनली फिल मिल टू दिल कवर होगा, इसके अलावा और कुछ कवर नहीं होगा। आंसर लिखेंगे बस, आंसर। ये क्वेश्चन हो गया जैसे कल 64:1 था, हस्बैंड वाइफ को विदाउट कंसीडरेशन, ऑल प्रोविजन आर सिमिलर, लिख लो ऑल प्रोविजन आर सिमिलर टू 64:1 यानी हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड। वही वाली बात, सास ससुर ने बिना किसी कंसीडरेशन के बहू के नाम एफडी करवा दी, इनकम सास ससुर की ही मानी जाएगी जिसने भी ट्रांसफर किया था। भाई कल वाली बात, पैसे ले लिए, गिफ्ट दे दिया, फिर तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो बाकी सारे केसेस क्या रहेंगे? सिमिलर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 64:1 से कनेक्ट करें बेटा, कल उस बहू को उसका हस्बैंड गिफ्ट कर रहा था, आज उसके सास ससुर गिफ्ट कर रही है। पर्पस एक ही है कि इनकम हायर स्लैब से कहां चली जाए, लोअर स्लैब में चली जाए, सो दैट टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड, टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड। हाँ जी, ऐसे मिलके कैसे दे सकते हैं? प्रॉपर्टी थी भी तो मेरे ही नाम ना, ऐसे थोड़ी रहे जैसे होता नहीं, हाथ लगा ले तू, मेरे पास प्रॉपर्टी है मैं दे रहा हूं और मैं मेरी वाइफ को बोलता हूं तू भी आजा हाथ लगा ले, थोड़ा पुण्य तुझे भी मिल जाएगा। होता नहीं, जैसे नाम दोनों के है तो फिर दोनों ही कॉर्नर है, फिर इनकम भी 50-50, फिर कॉर्नर के रूल लग जाएंगे। ठीक पॉइंट था अंकित, कई बार मैं ओवर रिएक्ट कर देता हूं थोड़ा ऐसे पॉइंट्स पे। ठीक है बात। उसके बाद थोड़ा मैं इस लाइन को रिमूव करता हूं, साइड टॉपिक चाहे पूरा ना करा उसको स्टार्ट, लेकिन आज करता हूं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को एसेट्स ट्रांसफर करेगा विदाउट कंसीडरेशन, क्लबिंग विल बी अट्रैक्टेड, क्लबिंग विल बी अट्रैक्टेड। एक एग्जांपल सुने, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, आर ब्रदर। राम गिफ्टेड, लिख लो एग्जांपल, पहले एग्जांपल लिख लो फिर प्रोविजन लिखना। चलो, राम एंड मोहन आर ब्रदर, राम गिफ्टेड ₹10 लाख, जीरो से लग जा, राम गिफ्टेड ₹10 लाख
ऑन 1 मई 2025 टू मोहन्स वाइफ। बोलो। राम गिफ्टेड ₹10 लाख ऑन 1 मई 2025 टू मोहन वाइफ। मोहन गिफ्टेड रुपीज ऐसा नहीं है बेटा, 12 लाख। राम गिफ्टेड, मोहन गिफ्टेड 12 लाख। मोहन कहता है ले मैं तुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूं। मतलब वाइफ आर एक्सचेंज इन दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो मतलब उसने कहा कि खाली तू ही थोड़ी प्यार करता है। मोहन गिफ्टेड ₹12 लाख टू राम्स वाइफ। ले भाई, भाईचारा खत्म, रिश्ते नाते चोर चोर, टैक्स बचाने के लिए बस भाई, खाली टैक्स बचाने के लिए। जब पॉइंट समझे यार क्या है, पॉइंट बड़े क्लेवरली डील किया गया कि राम ने मोहन की वाइफ को 10 लाख रुपए दिए और मोहन ने राम की वाइफ को कितने रुपए दिए? 12 लाख। यानी हम ऐसा समझे कि जाने तो पैसा ऐसा ही था, मोहन की वाइफ के पास कितने जाने थे? 10, और राम की वाइफ के पास कितने जाने थे? 12। लेकिन उन्होंने 10 लाख को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। 10 लाख को क्या कर लिया? एक्सचेंज। क्यों? सो दैट टैक्स लायबिलिटी कैन बी मिनिमाइज। अभी समझने की ट्राई करते हैं। ये टॉपिक इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा फेवरेट है, नाम डाले टॉपिक का, क्रॉस ट्रांसफर। अब जितने भी एजेंडे बच गए ना क्लबिंग के, ऐसे ऐसे 3-4 टॉपिक, तीनों चारों थोड़े इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ट्रांसफर सर, इस एग्जांपल को फिल करते हैं पूरा। राम ने गिफ्ट किए 10 लाख रुपए 1 मई 2025 को, किसको? मोहन की वाइफ को। मोहन ने गिफ्ट किए 12 लाख रुपए किसको? राम की वाइफ को। मैं कोई भी डेट एज्यूम कर लेता हूं, कोई फर्क पड़ता नहीं। ऑन 1 जून 2025, ऑन 1 जून 2025। एक बात, इसको मैं थोड़ा और अगर ट्रिकी बना दूं तो मैंने क्या बोला? मोहन की वाइफ इन्वेस्टेड दिस अमाउंट एट 12% एफडी ऑन 1 अगस्त 2025। मैंने थोड़ा छोटे फॉन्ट में लिखा है, तो आप एक बार थोड़ा आराम से लिख लेना कि मोहन की वाइफ ने क्या किया। ये जो एफडी मिली थी तो 1 मई को, सॉरी ये पैसा मिला तो कब था? 1 मई को। एफडी में डाल दिया 12% पिकअप 1 अगस्त 2025 को। और ये जो राम की वाइफ को पैसा मिला है, इसने इन्वेस्ट किया केवल 9% एफडी में ऑन द सेम डेट, दैट इज 1 जून 2025। दैट इज ऑन 1 जून 2025। अब देखो मेरे पास कितने सिनेरियो हो गए। 2 बंदे आपस में नहीं, मतलब ब्रदर की वाइफ को पैसा गिफ्ट कर रही है, अलग अलग डेट पे गिफ्ट कर रहे हैं, वो अलग अलग डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या है? अलग अलग है। तो ये सबसे ही ट्रिकी या सबसे मुश्किल हो सकता है। टॉपिक का नाम क्या है? क्रॉस ट्रांसफर। अब यहां से आप एक पॉइंट को समझे, पहले लिखिए क्रॉस ट्रांसफर क्या है। क्रॉस ट्रांसफर, व्हाट इज क्रॉस ट्रांसफर? आप इस एग्जांपल को रेफर करें इन द अबव एग्जांपल, इन द अबव एग्जांपल, या ऐसे ऐसे सारे एग्जांपल में ये कहानी सेट हो जाएगी जहां पर एक इनडायरेक्ट नेक्सस प्रूव होता है सर। जहां पर क्या होता है? इनडायरेक्ट। चलो अब 10-10 का एक कॉमन अमाउंट पकड़ो आप। सबसे पहले 10 लाख राम ने राम की वाइफ को देने हैं, और 10 ही लाख मोहन ने मोहन की वाइफ को देने हैं। दोनों भाई घर में ही हैं, 20 लाख भी घर में ही है, 20 लाख घर में भी जा रहे हैं। राम अगर राम की वाइफ को देगा तो 64 एक 4 लग जाएगा। मोहन अगर मोहन की वाइफ को देगा तो भी 64 एक 4 लग जाएगा। बस इन्होंने क्या बोला कि एक काम कर लेते हैं, मैंने जो राम की वाइफ, अगर मैं राम हूं फॉर एग्जांपल, राम की वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, मैं मोहन की वाइफ में ट्रांसफर कर देता हूं, और तुम एक काम करो, किसके कर दो? अपने वाले में ट्रांसफर कर दो। तो बात तो सर एक ही हो गई, पर्पस भी क्या हो गया? पूरा हो गया। 10-10 लाख चले भी गए, जिसको मिलने थे मिल भी गए। लेकिन अब हम गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, क्या कि भाई देख 64 एक 4 नहीं लगेगा। 64 एक 4 क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो लगता किसके ऊपर है? हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड। तो ये चीजें कहां से अराइज होती है? वो प्रोविजन लाते हैं, हम दिमाग लाते हैं, और फिर वो उसका तोड़ निकालते हैं। तो वो यहां पर क्या बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट नेक्सस है कि राम ने राम की वाइफ को ही दिए हैं, इवन तो अकाउंट किसका यूज किया गया है?
भाई का यूज किया गया है, तो लिखेंगे व्हाट इज क्रॉस ट्रांसफर इन द अबव एग्जांपल। अगर ये 10-10 होता तो 10 ही क्रॉस ट्रांसफर होता। अगर ये 10 लाख और 10 लाख होता तो 10 ही क्रॉस ट्रांसफर होता। लेकिन एक तरफ से 10 है और एक तरफ से 12 है, तो क्रॉस कितना होगा बोलो? क्रॉस 10 ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। दो तो जेन्युइन हो गया ना। अभी प्रूव करेंगे कैसे। इन द अबव एग्जांपल लोअर ऑफ द टू ट्रांसफर, लोअर ऑफ द टू ट्रांसफर इज क्रॉस ट्रांसफर। लोअर ऑफ द टू, और मेरे एग्जांपल में 12 और 10, लोअर क्या है सर वहां पर? 10 लाख। अब यहां से जो एक म्यूचुअल कटिंग हुई होगी ना भाई, वो 10 लाख की ही हुई होगी। वो कितने की होगी? देखो 10 लाख की। मोहन की वाइफ के पास कितना पैसा पहुंचा है? केवल 10। और राम की वाइफ के पास कितना पैसा पहुंचा है? 12। इस एग्जांपल में हुआ यही होगा कि राम अपनी वाइफ को 12 लाख रुपए देने के लिए जा रहा होगा और मोहन अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए देने के लिए जा रहा होगा। इस बात को आप कंसीडर कर लो। क्यों? अगर उसके पास पहुंचे कितने हैं? 10, और इसके पास कितने पहुंचे हैं? 12। तो सिनेरियो यही था, राम अपनी वाइफ को 12 देने के लिए जा रहा था और मोहन अपनी वाइफ को 10 लाख देने के लिए जा रहा था। और उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि 10 लाख एक्सचेंज कर लिए। 10 लाख क्या कर लिए? एक्सचेंज। तो हुआ क्या, जिससे राम की वाइफ के पास 12 तो पहुंच गए, दिए किसने? लेकिन वो मोहन ने। उसकी वाइफ के पास 10 ही पहुंचे, दिए किसने हैं? उसके भाई यानी राम। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। थोड़ा सा गोलमोल हो गया, वैसे बात तो ठीक जा रही है, सच है, जैसे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट अब लिखिए, इनकम जो भी आपने कमाई है, इनकम आपने जो भी कमाई है, ना मुझे डेट से फर्क पड़ रहा, ना मुझे रेट से फर्क पड़ रहा, इनकम जो भी कमाई गई है ऑन लोअर ट्रांसफर, ऑन लोअर ट्रांसफर विल बी क्लब्ड एज पर 6414। और इसके ब्रैकेट में लिखना आप एक वर्ड, इनडायरेक्ट नेक्सस। इनडायरेक्ट नेक्सस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुमने इनडायरेक्टली 6414 की शर्तों को ही क्या किया है? पूरा किया है, नॉट ऑन द डायरेक्ट बेसिस, इनफैक्ट ऑन इनडायरेक्ट बेसिस। आप इसका एक एग्जांपल और लेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग बोलूं, NEXUS, मैंने तो बोल दी, लेकिन अब ये ठीक कितनी होगी ना, वो भी एक सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं होता स्पेलिंग्स में, क्या करें? पता क्या होता है? 143 143, ठीक है भाई। पता नहीं किसी के लिए इसका क्या मतलब होता है। हमारे पास क्या होता है इनकम टैक्स में ना, जो डिमांड नोटिस आते हैं, जैसे सरकार जो पैसा मांगती है, वो नोटिस आते हैं कहां पर? अंडर सेक्शन 143, ठीक है ना। तो मतलब हमारे जो लव लेटर भी होते थे ना बेटा हमारे जमाने में, वो यही होते थे, सरकार कह रही है भाई 1,500 रुपए जमा कराइयो। तो कभी कॉन्फिडेंस ना स्पेलिंग में या इन चीजों में हुआ ही नहीं। ये मैं भी सोच रहा हूं, इसका इस बात से क्या लेना देना है? तो कॉन्फिडेंस के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, वो कभी जिंदगी में हुई नहीं। तो मैं आपको एक टॉप ट्रिक बता रहा था बेटा कि इनकम टैक्स में कभी भी आपके पास कोई भी नोटिस आएगा ना जिस डिमांड के रिगार्डिंग, तो उसका सेक्शन क्या होने वाला है? 143। यहां पर आ जाओ बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका बहुत बढ़िया तरीके से, बस लास्ट है आज के लिए सॉल्यूशन। जब बड़े आराम से सोचते क्या हुआ इसके सॉल्यूशन में, बिना प्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। पहले आप लिखते हैं कमाई, किसने कितना पैसा कमाया होगा, किसने कितना पैसा कमाया होगा। राम की वाइफ ने कितना कमाया होगा। और आप भी कभी रफली इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कमाई तो कौन करेगा? देखो किसी ने भी ट्रांसफर किया, कमाई तो सामने वाला ही करेगा जिसके पास पैसे गए हैं। राम की वाइफ इस क्वेश्चन में, ये इस एग्जांपल में कितनी कमाई कर लेगी, जल्दी से बता दो ना, आराम सोचना पड़ेगा। राम की वाइफ के पास कितने रुपए आए हैं? 12 लाख। कितने रुपए आए हैं? 12 लाख। उसने एफडी करवाई है कितने परसेंट पे? 9% पे। 12 इंटू 9 1,08,000। कितने महीने की? 10 महीने की। बोले तो 90,000। बोल हर्ष बंसल 90 आई गया। ठीक, मैं रिपीट कर दूंगा। राम की वाइफ के पास पैसे कितने आए थे? 12। उसने एफडी करवाई कितने परसेंट पे? 9% पे। करवाई कब? 1 जून को। यही डाटा है ऊपर, बस और तो कुछ नहीं। 12 लाख का 9% 1,08,000 और 10 महीने का बोले तो 90,000।
मोहन की वाइफ की कमाई अगर आप देखने जाए तो कितना होगा? 10 लाख आए थे, 10 लाख की एफडी करवाई, कितने परसेंट पे करवाई? 12% पे करवाई, तो 1,20,000 और 8 महीने का ही आएगा तो कितना? 80,000। मैं लिख देता हूं, पैसे कितने आए थे? 10 लाख। एफडी करवाई कितने परसेंट पे? 12% पे करवाई, कब? 1 अगस्त को। तो पैसे कितने आए होंगे सर? ये काम तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर क्लबिंग ना होती तो ये आंसर आता। बोलो राम की वाइफ ने कितना कमाया? 90। बोलो मोहन की वाइफ ने कितना कमाया? 80। अब व्हाट इज क्रॉस ट्रांसफर? 12 में से क्रॉस कितना है? 10। 12 में से क्रॉस कितना है? 10। यानी पॉइंट इज क्लियर कि मोहन की वाइफ को जो 10 लाख मिले हैं वो चाहे राम ने दिए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसने दिए हैं? मोहन ने ही दिए हैं। इनडायरेक्टली वो किसने दिए? मोहन ने ही दिए हैं। और मोहन ने दिए हैं मोहन की वाइफ को, तो 64 एक 4 विल बी अट्रैक्टेड। यानी 10 लाख की जो इनकम है दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मोहन। दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द मोहन। कल के लेक्चर में आते ही इसका आप एक एग्जांपल और ले लेंगे, बात बन जाएगी। पहले मैंने क्या किया? 12 लाख और 10 लाख पे इनकम निकाली। एक की 90, एक की 80। फिर मैंने क्रॉस ट्रांसफर फाइंड आउट किया, कितना है? 10 लाख। पॉइंट इज दैट 10 लाख की जो कमाई है वो तो क्या होगी? क्लब। और 2 लाख की जो कमाई है वो क्लब्ड नहीं होगी। अब यहां क्या करोगे बोलो? यहां इस 90,000 के 2 हिस्से करोगे। कुछ कमाया गया है 10 पे, कुछ कमाया गया है 2 पे। 10 और 2 12, 5 और 1 6, 15 50 75 और 15। कैराई से कैराई से 10 लाख पे कमाया गया कितना? 75। और 2 लाख पे कमाया गया कितना? 15। और फिर राम की वाइफ ने 12 लाख पे पैसा कमाया है, जिसमें से 10 किसने दिए हैं? राम ने। 2 लाख तो देख लो, भी मोहन ने ही दिए हैं। 2 लाख किसने दिए होंगे? देखो इस क्वेश्चन वापस से, पक्की बात है ना, ये राम की वाइफ के पास मोहन ने 12 दिए हैं, तो 10 तो उसके आदमी ने, राम ने ही देने थे। 2 किसने दिए भाई? 2 मोहन ने ही दिए हैं। और मोहन ने दिया तो फिर क्लबिंग किस बात की? मोहन ने 2 दिया तो क्लबिंग किस बात की? इसका मतलब बड़ा साफ सुथरा सा है। 75,000 जो इनकम है ये किसकी मानी जाएगी? राम की। ये किसकी मानी जाएगी? राम की। और 15,000 रुपए जो इनकम है ये किसकी मानी जाएगी? मिसिज राम की। ये तो मिसिज राम की मानी जाएगी ना, क्योंकि 2 लाख रुपए दिए किसने थे? देवर या जेठ जो भी वो लगा होगा उसने दिए थे 2 लाख। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़िया सा सॉल्यूशन था। बात है अंडरस्टैंडिंग की। एक एग्जांपल और करेंगे तो समझ आ जाएगा, एक तुम कर लोगे तो रट जाएगा। फिर मैं चाहूंगा पेपर वाले से यार यही पूछ ले प्लीज मेरे से। क्लियर? करे ओवर लो फिर।